हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी जो सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की, वही शुरू करेंगे हम। पिछली बार हमने 2018 का वीडियो देखा था। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो ये आई लिंक पर है, वहाँ देख लीजिए। तो और ये यूपीएससी का भी कल पेपर हुआ, काफ़ी टफ था यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल रहे हैं कि ओपन का अराउंड 87 लग जाएगा। वैसे ओबीसी का भी अराउंड उसके आसपास ही, दो से 3 मार्क कम, और उससे भी कम एससी और एसटी का, उससे इससे अनुमान लगा लीजिए। पर इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन आ सकते हैं, हम बाद में इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो 2019 के यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही है लैंड रिफॉर्म्स के संदर्भ में। The sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. The major aim of land reforms was to provide agriculture land to all the landless. It resulted in the cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. और land reforms permitted no exemptions for to the ceiling limits. तो इसमें से कौन सा सही है, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो अभी अगर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में देखा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो हम एलिमिनेशन थ्रू जा सकते हैं। इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप का कल्टीवेशन बढ़ गया, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जाम्पशंस, ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया टू द सीलिंग लिमिट्स। तो ये तो नहीं है, ऐसा थोड़ी कि एग्जाम्पशन ही नहीं था, सीलिंग लिमिट लगाई गई थी उल्टा। फिर द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स, ऐसा भी नहीं था। तो आंसर हो गया बी। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज, क्योंकि क्या हो गया था, जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो वो सब में डिवाइड होना चाहिए जिनके पास लैंड नहीं है। तो वो मेजर एम था एक्चुअली देखा जाए तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दो मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या था, तो वही था एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होता है अपना। और जो लैंड सीलिंग था वो एक्चुअली फिक्स किया गया था मैक्सिमम साइज जो कि इंडिविजुअल ओन करते हैं, ना कि फैमिली। तो इन्होंने लिखा था कि फैमिली होल्डिंग्स भी रहना चाहिए इसके साथ, तो ऑप्शन वो इनकरेक्ट हो जाता है। और जो आउटकम था लैंड रिफॉर्म्स का, कि बाबा लैंड रिफॉर्म्स में ये हो गया कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि जो जमींदार थे वगैरह तो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जमींदार बीच में थे, ये पीजेंट थे। मतलब देखिए जमींदार यहाँ है, यहाँ पीजेंट्स है, और यहाँ गवर्नमेंट है। तो जमींदार इससे पूरा एक्सप्लॉइट करके इनको थोड़ा सबसे ज़्यादा हिस्सा मोटी अमाउंट देते थे, और ये खुद कमीशन थोड़ा सा रखते। तो ये काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे इसका, क्योंकि जितना ज़्यादा कमाएगा उसको जितना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इसलिए ये एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज ये था। फिर फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, वही जो ऊपर का बताया मैंने, एक मैक्सिमम साइज लैंड का फिक्स कर देना, इसके आगे आप खरीद नहीं सकते। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग लैंडलेस ऑफ और सेमी लैंडलेस पीजेंट्स, मतलब क्या, अगर किसी के पास लैंड ज़्यादा है सरप्लस में, तो उसको डिवाइड करना लैंडलेस के साथ, या फिर जो लैंडलेस है उनको भी अच्छी खासा लैंड देना। जो सेमी लैंडलेस है मतलब थोड़ी सी ज़मीन है। फिर द कल्टिवेशन ऑफ cash crops require much more other inputs other than merely availability of holdings. Commercial of agriculture not land reforms led to an increase in the cultivation of cash crops. Option 3 is also incorrect. मतलब क्या, कमर्शियलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का, पर लैंड रिफॉर्म्स में नहीं हुआ था, इसलिए कैश क्रॉप्स का कल्टिवेशन बढ़ गया था। और जो कैश क्रॉप है उनको काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स देना पड़ता है, सिर्फ लैंड होल्डिंग के वजह से बढ़ने वाला नहीं कंजम्पशन, मतलब जो कल्टीवेशन होगा। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होता है। फिर सर्टन एग्जाम्पशन टू सीलिंग लिमिट्स फॉर अलाउड फॉर प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफी, भूदान, यज्ञ, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स एंड अदर। मतलब काफ़ी सारे सीलिंग लिमिट भी लगाए गए थे, जैसे जैसे कि प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, भूदान मूवमेंट भी चला गया था, यज्ञ कमेटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। अभी देखिए हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा था, इवन पॉलिटी के भी वीडियो में देखा है कि चार्टर एक्ट पर काफ़ी सवाल आते रहते। मतलब एक्ट्स पे तो सवाल पूछते ही है। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही है, वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। मतलब चाय और चाइना के साथ, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, चाय और चाइना के साथ एक्सेप्ट उतना छोड़ के बाकी सब जो मोनोपोली थी कंपनी की वो खत्म हो गई थी। फिर इट एसर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। मतलब जो कंपनी जो इंडियन टेरिटरीज ली थी, तो उसके ऊपर अभी सॉवरेंटी रहेगी ब्रिटिश क्राउन की। तो ये सेकंड स्टेटमेंट था। फिर द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो अभी देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भाई अंदाजा है कि वहाँ पर जो रेवेन्यू था इतना जल्दी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ आया नहीं था, इसे थर्ड स्टेटमेंट भी अगर गलत करते तो आंसर हो गया 1। ये दोनों तो सही है।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि चार्टर एक्ट था, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अबॉलिश की गई थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ इंडिया। फिर कंपनी स्टिल एंजॉयड द मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, मतलब चाय और चाइना के साथ अभी भी मोनोपोली थी उनकी, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं और 20 साल तक ये कर सकते हैं आगे के, इसलिए 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आया था। फिर ये जो एक्ट था इन्होंने प्रोवाइड किया था 1 लाख रुपीज़, जो कि एजुकेशन रहेगा 1 लाख पर एनम रहेगा, मतलब एक साल के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। क्यों? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए। फिर ये जो एक्ट है इसने पावर दिया था लोकल गवर्नमेंट्स के लिए कि आप लोकल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकते हो वगैरह। फिर दिस एक्ट इंक्लूडेड अ क्लॉज असर्टिंग द क्राउन्स अनडाउटेड सॉवरेंटी ओवर ऑल ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज एंड रिक्वायर्ड इट टू ओपन अप इंडिया टू क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब वही कि जो सॉवरेंटी रहेगी, जो पहले कैसा था EIC कर रही थी, तो अभी क्या करेगा, क्राउन करेगा, क्राउन के ऊपर सॉवरेंटी रहेगी। और इन्होंने पूरा इम्पोज किया कि बाबा आप क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्टार्ट करो, तो इससे क्रिश्चियन मिशनरीज भी काफ़ी बढ़ गए थे 1813 चार्टर एक्ट में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट हमने काफ़ी बार देखा है पिछली बार, तो इस पर से तो आपको सवाल ये आ जाना चाहिए। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। मतलब जो आर्टिसन है, मतलब जो क्राफ्ट है, मतलब कलाकार वगैरह, और जो इंडस्ट्रीज है इंडिजिनस मतलब क्या, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसको रिवाइव करना, तो उसमें कंट्रीब्यूशन था स्वदेशी मूवमेंट का, पहला स्टेटमेंट है। फिर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो काउंसिल है एजुकेशन का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, वो एस्टेब्लिश किया गया था एक पार्ट के तरह स्वदेशी मूवमेंट में। तो इसमें से कौन सा सही है? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आंसर हो गया दोनों सही है, इसलिए आंसर हो गया बोथ 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं लगता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी एक मूवमेंट दिया गया है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन दिया है या मूवमेंट दिया गया है, और उसके लीडर कौन है। अभी देखिए मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया था कि जो लीडर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। और इसमें से कौन सा सही पूछा है ये भी देखना चाहिए, कौन सा सही है या कौन सा गलत पूछा है। तो पहला है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी नायकर। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, मतलब ऑल ऑफ द वो, ये सब सही है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है सेटअप किया गया था गांधी जी ने 1932 के अराउंड, और ये इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब क्या, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, जो सोसाइटी में काफ़ी था। फिर बाद में जो ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि वो पेजेंट मूवमेंट थी, वो कि फाउंड किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि लखनऊ सेशन में किया गया था। लखनऊ सेशन हुआ था इन 1936 में। फिर द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो EV रामास्वामी नायकर ने किया था, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता था, फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट, जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट किया था 1925 में। इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन सोसाइटी। जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट ही इन्होंने मूवमेंट चालू किया था। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। मतलब जो लेबर था, बहुत काफ़ी हाई लेवल पे लेबर का इनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, तो उसमें गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था कि ये एबॉलिश किया जाए। मतलब एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर ही बोल सकते हैं। बॉन्डेड लेबर मतलब क्या, उसको टाई अप करके रखना, बाबा ये लैंड है, इसके ऊपर आप उतना ही लेबर करोगे जब तक आपका ख़त्म नहीं होता टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा रहने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, पर ये काफ़ी लंबा वाला था। फिर बाद में लॉर्ड चैम्फर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। मतलब गांधी जी ने जो वर्ल्ड वॉर हो गया था तब गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था कि हमारे इंडियन सोल्जर्स जाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। मतलब जो कॉलोनियल रूलर्स थे तो उन्होंने इलीगल माना गया INC को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, इसलिए। तो इसमें से कौन सा सही है? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो सेकंड वाला तो गलत है, क्योंकि गांधी जी ने परमिशन दी थी, तो इसलिए आंसर हो गया 1 और 3। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गांधी जी वॉज इंस्ट्रूमेंट इन द एबोलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम हो गया ये ब्रिटिश एम्पायर में, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। और वॉन कॉन्फ्रेंस में उल्टा गांधी जी ने सपोर्ट किया था रेजोल्यूशन को कि रिक्रूट किया जाए इंडियंस वर्ल्ड वॉर के लिए। क्यों?
क्योंकि उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनका ट्रस्ट जीतेंगे और हमें जल्दी से जल्दी स्वराज दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था। वर्ल्ड वॉर 1 की बात चल रही है ये। और वर्ल्ड वॉर 2 में तो सीधा बोला कि क्विट इंडिया 1942 में जो हो गया था, तो सीधा बोल दिया क्विट इंडिया, बस हो गया, अभी आप कुछ सुन रहे नहीं, अब निकल जाओ। इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर बाद में मार्च 12 1930 में जो कि दांडी मार्च किया गया था, सॉल्ट सत्याग्रह, प्रॉमिस जो कि साबरमती से स्टार्ट किया था, उसके आगे उन्होंने बाद में 1882 का सॉल्ट एक्ट के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो और अप्रैल 6 1930 को ये सॉल्ट पूरा ब्रोक किया था दांडी पे, मतलब सॉल्ट उठा के उन्होंने पूरा तोड़ दिया था कि बाबा इस पर टैक्स, बहुत ही घिनौना टैक्स लगा रहे हो आप, कि बाबा जो सॉल्ट है उस एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट पे भी आप टैक्स वसूल कर रहे हो, मतलब कितना आपको, क्या शर्मनाक बात है ये। और पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था। इसलिए ये जो इन्होंने एक्ट किया था, इसलिए जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने बोला कि आप जो आईएनसी है वो इलीगल है, उसका कुछ मतलब इलीगली बनाया गया है, ऐसे बोला गया था, इसलिए आंसर थर्ड करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पर्सन और पोजीशन दिया है, उन्होंने कौन सी पोजीशन हेल्ड की है। तो सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, केसी नियोगी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और पीसी जोशी जो जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। इसमें से कौन सा सही पूछा गया है। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, मतलब ऑप्शन भी देखिए, 1 ऑलमोस्ट ज़्यादा था इसमें, 3 का, हाँ 3 सही लग रहा है, केसी नियोगी भी है, 2 और 3 सही है, मतलब 1 तो सही होना चाहिए, फिर आंसर हो गया डी। तो चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू जो कि प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, जब मॉन्टेग्यू ने रिपोर्ट दिया था 1918 में, तो ये पब्लिक हुआ था, तो एक डिवाइड हो गई थी कांग्रेस में। तो मॉडरेट्स ने वेलकम किया था सब थोड़े से चेंजेस के साथ, और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया था, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट आया था तब। फिर इसमें डिवीजन हो गया था कांग्रेस में, मॉडरेट्स बोल रहे थे कि, मॉडरेट्स ने फिर फॉर्म किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में, और द पार्टी जो है ये INLF, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, उन्होंने फाउंड किया। तो कौन कौन थे इसमें, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उसमें से प्रोमिनेंट लीडर्स थे तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। फिर बाद में केसी नियोगी के बारे में कि एक चेयरमैन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के, और ये इलेक्ट किए गए थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो पीसी जोशी है वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो थैंक यू, और ये 2017 और ये 2018 के वीडियो से ज़रूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।